नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल के अंदर। और आज हम करने वाले हैं वीडियो किसके ऊपर, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम करने वाले हैं वीडियो। और ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए हम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। और क्या रहेगा इसमें, आज मेमोरी को हम ऑर्गेनाइज करना सीखेंगे। ये है मेरा YouTube चैनल जिसका लोगो ये रहा, HT शर्मा। आप फॉलो कर लीजिए और सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ के साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और मैं स्वागत करता हूं आपका HT शर्मा के अंदर। हालांकि आपको एक वेलकम नाम हाफ का टेड दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे वीडियो के अंदर, बट ये थोड़ा PPT के अंदर ही थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो थोड़ा सा जूम करके बताया है ना, तो ज़्यादा इतना महसूस नहीं होगा आपको। ओके, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमारा डेफिनेशन क्या रहता है, व्हाट इज़ द मेमोरी। मेमोरी ऑर्गेनाइज हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा मेमोरी होता क्या है वो हम आज देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। मेमोरी बेसिकली क्या रहता है, जो हमको एक अपनी फाइल को रखने की जगह दे, है ना, वो हमारा मेमोरी रहता है। अगर मान लीजिए हमारा एक गाँव है, गाँव के अंदर हमारा घर है, तो वो हमारी जगह है, वहाँ पे हम रहते रहते हैं, तो वो हमारी क्या है, एक जगह है ना। तो ऐसा ही हमारा एक फाइल है, पूरा का पूरा एक जैसे कस्बा है ड्राइव के अंदर, उसी के अंदर हमारी एक फाइल पड़ी हुई है, वो उसके लिए एक वो जगह है। तो ऐसा जगह है जो हमको कुछ यहाँ पे रहने का परमिशन दे या रखने का परमिशन दे, वो क्या रहेगी, स्टोरेज। एज अ स्टोरेज हम उसको बोल सकते हैं। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो एक बार रीड आउट कर लेते हैं। द मेमोरी इज अ स्टोरेज एरिया where all the inputs are stored before processing the output stored after processing of data। ओके, तो ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए कोई मेमोरी स्टोरेज उसको कब कहेंगे, जब वो एरिया देगा किसके लिए, जब जो हम इनपुट देंगे, लाइक कीबोर्ड से या माउस से कोई भी इनपुट देंगे, जिस डाटा के अंदर वो स्टोर होता है, लाइक रैम के अंदर होगा या रोम के अंदर होगा, वो हम देखेंगे बाद के अंदर। तो जो डाटा स्टोर होता है वो किस पे प्रोसेसिंग कराता है, आउटपुट देने के लिए प्रोसेस करवाता है, वो हमारा मेमोरी रहता है। ओके, स्टोरेज स्टोरेज की यूनिट क्या है वो हम देख लेते हैं इन अ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले क्या होता है, एक्सेस टाइम रहता है। दूसरा हमारा क्या रहेगा, स्टोरेज कैपेसिटी रहेगा, जो हमारे पास स्टोरेज की कैपेसिटी कितनी है। और क्या रहेगा, कॉस्ट पर बिट स्टोरेज रहता है। जैसे क्लाउडिंग एक स्टोरेज हमको देता है, जैसे जीमेल पे हमारा जो बैकअप फाइल बना रहता है वो 5 GB तक का रहता है या 15 GB तक का रहता है, वो हमारा क्या है, कॉस्ट पर बिट हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहला हमारा एक्सेस टाइम क्या रहेगा। एक्सेस टाइम के अंदर क्या रहेगा, दिस इज फाइल इज रिक्वायर्ड टू लोकेटेड टू गेट स्टार्ट द फ्रॉम डाटा स्टोरेज यूनिट एज पर एक्सेस इज अ प्रेफर्ड। इसमें क्या ये बोलना चाह रहा है, क्या जो हमारी लोकेशन क्या रहेगी, रिक्वायर्ड रहेगी, जो स्टार्टेड डाटा रहेगा फ्रॉम द स्टोरेज यूनिट। जैसे हमने कोई फाइल, जैसे ये मेरी PPT चल रही है, मान लीजिए किसके अंदर सेव कर रखा है मैंने, वो जो एक एड्रेस रहता है, जो एक्सेस करने का टाइम बहुत उसमें लो हो जाता है ना। मान लीजिए मैंने डेस्कटॉप पे कोई भी फाइल सेव किया, उस पर डबल क्लिक करूँगा देन ओपन हो जाता है, तो उसमें जो सेकंड माइक्रो सेकंड्स पे काम होता है, तो वो हमारा क्या रहेगा, एक्सेस टाइम में हम इंक्लूडेशन करते हैं उसका। आगे आता है स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी क्या रहेगा, इट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी स्टोर्ड इन अ स्टोरेज। जैसे कोई भी हमने फाइल बना रखा है, एक्सेल का कोई फाइल है या कोई भी आपकी मूवी है, वो 1 GB की है, 2 GB की है, आधी GB की है, तो वो क्या एक स्टोरेज है जिसको हम किसी में स्टोरेज के अंदर या स्टोर यूनिट के अंदर हम इसको सेव करके रखते हैं, है ना। ए लार्ज कैपेसिटी इज डिजायर्ड। इसके अंदर जो लार्ज कैपेसिटी भी रहेगी, जैसे 512 GB है, इज़ नॉट अ स्मॉलर कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर, है ना। तो 512 क्या रहेगा, एक काफ़ी ह्यूज अमाउंट हो जाता है आपको डाटा स्टोरेज करने के लिए, एज़ कंपेयर किसके, 256 के। ओके, तो उसके बाद में हम क्या देखेंगे, कॉस्ट पर बिट। ये सबसे स्पेशल रहेगा। कॉस्ट पर बिट का मतलब क्या है, ये कि जब एक बिट हमारा स्टोर हो, पहली बात तो हमें बिट समझना पड़ेगा क्या होता है, बिट, बाइट और MB, GB, ये हमको समझना पड़ेगा पहले होता क्या है ना। तो इसमें क्या रहेगा, कॉस्ट का क्या रहेगा कि हमको सबसे कम कॉस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा हमारा स्टोरेज हो सके, वही हमारा क्या है यहाँ पे एम है, एंड ऑब्वियसली गोल द मिनिमाइज दिस कॉस्ट इज। ओके, तो इससे पहले इस कॉस्टेज को समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा यूनिट देख लेते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी की यूनिट क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। 1 बिट। बिट क्या रहता है, एक डिजिट रहता है, जो एक जैसे बाइनरी कोड को उठाने के लिए, एक जैसे मान लीजिए हर एक घर के अंदर कोई ना कोई एक सर्टन रूम रहता है जो किसी के पास पर्सनल रहता है। मान लीजिए मेरे पास एक खुद का कमरा है,
है ना, मेरी बहन के पास अलग से कमरा है, मम्मी पापा के पास अलग से कमरा है, तो उनके एक डाटा स्टोरेज लाइक ये एक 1 बिट की तरह काम करता है ना। जैसे मैं होता हूँ, मैं मेरे कमरे में ही आता हूँ, है ना, सिस्टर उसी के कमरे जाए, मम्मी पापा उनके कमरे में, तो ऐसा क्या रहेगा उसमें 1 बिट की तरह ये काम करेगा। लाइक जैसे आपका बाइनरी इक्वेशन चलता है, बाइनरी कोडिंग चलता है 0 और 1 की फॉर्मेशन में, तो जीरो या तो वो सिंगल जीरो को उठाएगा या फिर आप वो सिंगल 1 को उठाएगा, उन दोनों दोनों को नहीं उठाएगा। 1 बिट, 1 बिट में क्या रहेगा, एक ही डाटा स्टोर करेगा, एक बॉक्स है उसके अंदर एक ही वैल्यू हम इंसर्ट कर सकते हैं। ओके, आ गया था बाइट। बाइट में क्या रहता है, इसमें हम जैसे 8 करेक्टर्स है ना, 8 करेक्टर्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं, डाल सकते हैं 1 बाइट के अंदर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे बाइनरी डिजिट थे, वो एक के अंदर कितने आ सकते हैं, 8 डिजिट इसके अंदर आ सकते हैं 1 बाइट के अंदर। ओके, तो इसमें करेक्टर्स भी आ सकते हैं, ABCD भी आ सकता है, 1 2 3 1 2 0 भी आ सकता है। ओके, वो हमारा क्या रहता है, स्टोर्ड रहेगा मेमोरी के अंदर। आ गया था हमारा 1 किलोबाइट मतलब KB। 1 KB क्या रहता है, 1024 बाइट के बराबर रहता है। मीन्स इसको 1024 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो उतने करेक्टर्स हैं जो हमारे 1 KB के अंदर स्टोर हो जाते हैं, है ना, 1 KB के अंदर स्टोर रहते हैं। इसी को मान लो मैं 1024 गुणे 1024 गुणे 8 कर देता हूँ, तो वो 1 MB के अंदर इतने करेक्टर्स हमारे स्टोर्ड हो सकते हैं। आगे हम देखेंगे MB, उसको बोलते हैं मेगाबाइट, है ना। तो 1 MB के अंदर कितना स्पेस रिक्वायर होता है, 1 MB के अंदर 1024 KB होती है, मान लो किलोबाइट होता है ना। तो उसको हम सिंपली क्या करेंगे, 1024 गुणे 1024, 1024 गुणे 1024 हमने क्यों किया यहाँ पे, क्योंकि 1 MB है मान लीजिए, उसको हम किस में, अब ये 1024 गुणे 1024 किसके फॉर्म में आ गया, ये बाइट की फॉर्म में आ गया। अब ओके, ऐसे ही हमारा GB रहेगा। अब ये बाइट की फॉर्म में निकले जा रहे हैं सारे के सारे। ओके, तो 1 GB भी आपको पता है, आपको 1.5 GB तो डाटा मिलता है पूरा का पूरा, तो उसके बारे में तो आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज होगा। TB का मतलब टेराबाइट होता है, उसमें क्या रहता है 1024 GB होती हैं, इसकी पावर हम 4 कर देंगे तो वो हमारा बाइट में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। आगे हमारा PB रहता है, PB के अंदर क्या रहता है 1024 TB रहता है, उसकी पावर 5 हो जाती है। 1024 की पावर कितने हो गया, 5, मतलब 5 बार ये मल्टीप्लाई करेगा, 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024, तो इतने हमारे, और मल्टीप्लाई में 8, उसके अंदर इतने हमारे करेक्टर्स वो ऐड कर लेता है। ओके, तो आगे हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक्स हमारी मेमोरी की क्या रहेगी, स्टोरेज कैपेसिटी। सबसे मेन फैक्टर तो स्टोरेज का ही रहता है। मान लीजिए आप कोई PC परचेज करते हैं तो उसमें भी आपको क्या रहेगा, स्टोरेज का इशू रहेगा। मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप 126 वाला स्टोरेज वाला एक लैपटॉप लिया हमें और उसके बाद में फिर आपको वो स्टोरेज थोड़ा पड़े, है ना। तो ऐसा तो नहीं, आप एक स्टोरेज जो आपकी लिमिट होगी उस स्टोरेज के अकॉर्डिंग आप लेके आओगे। लाइक आप मिनिमम से मिनिमम 256 लेके आते हो, 512 लेके आते हो, 1024 लेके आते हो, उसमें कोई भी हो सकता है, SSD भी हो सकता है, HHD भी हो सकता है ना। तो एक स्टोरेज का तो काफ़ी मेन इशू रहता है ये, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, मेमोरी का साइज़, इसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम इसमें बात करते हैं, और इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी के मेजर्ड करते हैं इसमें, है ना। बाइट्स के अंदर इसको मेजर्ड करते हैं, और बाइट्स में क्या रहेगा, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेराबाइट, ये सारे के सारे इसके अंदर इंक्लूड हो सकते हैं एक्सटर्नल मेमोरी के अंदर। लाइक आपका जब एक्सटर्नल मेमोरी होती है, जैसे एक पेन ड्राइव होता है, पेन ड्राइव हम कभी KB में ले सकते हैं क्या, पहले कोई ज़माना हुआ करता था जब KB में आया करती, फिर MB में आने लगी। मान लीजिए 1024 MB मतलब 1 GB का स्टोरेज आता था, पहले 2 GB की चिप हुआ करती, तो उसमें भी हम बहुत खुश हुआ करते थे। अब हमारे पास 128 GB के फ़ोन आ चुके हैं, उसमें भी हमारे को ऐसा लगता है कि थोड़ा कम स्पेस है ना। तो अभी क्या रहेगा, उसकी मेजरिंग यूनिट होती है जो एक्सटर्नल मेमोरी की, वो हमारी MB, KB और गीगाबाइट और टेराबाइट भी हो सकती है। आ गया थे लोकेशन। लोकेशन क्या रहेगी, जैसे मान लीजिए कोई इनसाइड प्रोसेसर के क्या रहता है, कोई भी मेमोरी रहेगी, द मेमोरी विच इज़ इनसाइड द प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी। किसी भी प्रोसेसर की इनसाइड जो मेमोरी होती है वो हमारी क्या रहेगी, प्रोसेसर के अंदर मेमोरी रहेगी, वो इंटरनल मेमोरी कहलाएगी। लाइक रैम, जो रैम तो हो ही गया, साथ के साथ एक आता है रैम, रीड ओनली मेमोरी, वो हमारा CPU के अंदर तो इंस्टॉल्ड पहले से ही रहता है ना। तो द मेमोरी विच इज़ यूज एक्सटर्नल प्रोसेस इज नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, है ना। एक्सटर्नल प्रोसेस के लिए जो काम में आएगी मेमोरी, लाइक वो हमारा क्या होगा, एक्सटर्नल मेमोरी होगा, जो जो हम उसको रिमूव भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल में यूज उसको कर सकते हैं, है ना। और आगे रहेगा एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड मेनली 3 प्रकार का पाया जाता है, रैंडम, सिक्वेंटली और डायरेक्ट, है ना। ये क्या रहता है, सिलेक्शन, जो कलेक्शन रहेगी मेमोरी की, है ना, कलेक्शन रहती है मेमोरी की,
और ये क्या करेगा, वेरियस मेमोरी की लोकेशन के बारे में हमको बताता है ना। किसके बारे में बताता है, वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी के बारे में बताता है। और जो क्या करेगा, मेन मेमोरी जो असेसिंग होगा मेमोरी का, वो क्या रहेगा हमारा, फाइंडिंग एंड रीचिंग लोकेशन एंड रीड द इंफॉर्मेशन ऑफ मेमोरी लोकेशन। मान लीजिए आपने किसी फोल्डर के अंदर कोई फाइल सेव करके रखा है, उसके फोल्डर की जो लोकेशन होगा, जो एक्सेस होगा, स्क्विंटल होगा, जो मान लीजिए पहले आप ओपन करेंगे माई कंप्यूटर में आपका फोल्डर होगा, फोल्डर के अंदर कोई दूसरा फोल्डर होगा, फिर इसके अंदर आपकी फाइल होगी, तो वो स्क्विंटल चलेगा आपका, है ना। डायरेक्ट क्या रहेगा, उसका शॉर्टकट आप बना लें और डायरेक्ट आप उस पर चले जाएंगे। रैंडम में क्या जाएगा, आपने सर्च किया रैंडमली और आ गया वो, है ना। तो आ गया था हमारा मेमोरी। जो ये स्लाइड है काफ़ी मेन चीज़ है, इसको आप समझ के चलें तो ओके। तो सबसे पहले हमारे मेमोरी को हम क्या करते हैं, टू पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। टू पार्ट के अंदर कौन कौन सी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी के साथ एक कैच मेमोरी लगी रहती है साथ के साथ। और प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप की रहेगी, दो टाइप की रहेगी ये, जो आपके पीसी के अंदर लगी रहती है। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी होगी वो दो टाइप की हो जाती है। सबसे पहला हमारा क्या था, रैम, और दूसरा क्या था, रोम। ओके, रैम क्या था, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहता है। और ये रोम रहती है वो हमारे क्या था, रीड ओनली मेमोरी रहती है, रीड ओनली मेमोरी रहती है। ओके, तो रैम हमारा कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है हमारा स्टैटिक रैम, एक होता है हमारा डाईमैग्नेटिक रैम। ओके, तो दो रैम हमारे प्रकार के होते हैं, स्टैटिक रैम और डाईमैग्नेटिक रैम। आगे वाले आने वाली स्लाइड में हम देखेंगे स्टैटिक और डाईमैग्नेटिक में एक्चुअली डिफरेंस क्या है। आ गया था हमारा रोम। रोम हमारा कितना, तीन तीन टाइप का रहेगा। सबसे पहले होता है पी रोम, फिर होता है ई पी आर रोम, है ना, ई आर रोम, है ना। तो सबसे पहले ये क्या रहेगा, इसका पी रोम का मतलब क्या रहेगा, इसमें प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल डेफिनेशन रहेगा। और इसका क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉनिकल रैंडम रीड, जो रैंडम नहीं रहेगा यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिकल रीड ओनली मेमोरी रहेगा। ओके, और उसमें आगे जो तीसरे वाला टाइप का रहेगा, उसमें क्या रहेगा, ई ई पी रोम रहता है, इलेक्ट्रॉनिकल इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल मेमोरी जो रहेगा, रीड ओनली मेमोरी वाला ही सेम आगे चलेगा। ओके, तो कई बार क्या होता है, ये जैसे सेम सेम वर्ड है उसमें थोड़ा हेजिटेशन हो जाता है बोलने में। तो अभी क्या है कि थोड़ा सा मेरे में भी कोई फॉल्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं कि आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। ओके, तो उसमें हो जाता है थोड़ा सा, इरेजेबल इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल डेफिनेशन रहेगा। ओके, तो आगे हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो तीन टाइप के अंदर हमारा वेरिएंट रहेगा। एक होता है हमारा मैग्नेटिक टाइप, दूसरा होता है हमारा ऑप्टिकल टाइप, और एक होता है सॉलिड स्टेट टाइप। ओके, तो मैग्नेटिक टाइप में हमारा फ्लॉपी डिस्क और सारे आ जाते हैं। मेनली ये फोर टाइप्स के रहेंगे, मैग्नेटिक डिस्क रहेगा, फ्लॉपी रहेगा, हार्ड और मैग्नेटिक टेप रहता है ना। तो ये आपके एग्जांपल में आगे बताने वाला हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में बताने वाला हूँ, पूरा डिस्क्राइब करेंगे इसको। ऑप्टिकल मेमोरी बेसिकली टू टाइप का रहता है, ये क्या कंप्रेस्ड डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क में इसका आता है। ओके, और सॉलिड स्टेट हमारा टू टाइप का ही रहता है, जैसे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, ऐसा हमारा ये रहेगा सारा का सारा। मेमोरी कॉन्ट्स इसमें जो रहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या देखा है, अभी मेमोरी की जो क्लासिफिकेशन है वो देख लिया है अच्छे से। और अभी क्या रहता है, स्टैटिक रैम और डायमैग्नेटिक रैम मैं आपको बता देता हूँ। जो स्टैटिक रैम रहता है हमारा, उसमें से 4 से 6 ट्रांजिस्टर्स हमारे क्या रहते हैं, ईच इन द मेमोरी के अंदर, जो सेल के अंदर बिल्ड होते हैं, इजंट अ कैपेसिटर एंड इन ईच सेल। ओके, इसके ईच सेल के अंदर कोई कैपेसिटर नहीं लगा रहता, एक ट्रांजिस्टर लगाए जाते हैं। जो रैम के अंदर क्या रहेगा, 6 से 7, जो 4 से 6 आपके ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं, जिसमें से आपका क्या रहेगा, कैपेसिटर नहीं रहेगा। ओके, तो ये क्या रहता है बेसिकली, मैं आपको आगे डायग्राम में बताने वाला हूँ। ओके, तो ये क्या रहता है, द सेल इज साइज ऑफ एस आर एम इज लार्ज देन द डी आर एम। ये कह रहा है कि साइज में किससे बड़ी रहती है, डी आर एम के कैपेसिटी जो डायनेमिक होगी वो हमारा क्या रहेगा, ये छोटा रहेगा एज कम्पेयर किसके, स्टैटिक रैम के, है ना। स्टैटिक रैम से हमारा छोटा रहता है ये। और क्या रहेगा, एस रैम है ना, जो ये स्टैटिक रैम है, जो क्या इजी वर्क करने में होता है एज कम्पेयर डाईमैग्नेटिक रैम के। ओके, आगे हम देखते हैं डाईमैग्नेटिक रैम हमारा क्या होता है, क्या रहता है, ये पेयर्ड रहता है एज अ ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर का, है ना। जो क्या रहेगा, जो कांस्टेंट रिफ्रेशिंग होता रहेगा। ओके, और डी रैम होता है, जो डाईमैग्नेटिक रैम होता है, वो हमारा साइज में स्मॉलर रहता है किसके, एस आर एम के, है ना। एस ए आर एम के हमारा रहता है, स्टैटिक रैम के हमारे एज मुकाबले कौन सा रहेगा, छोटा। डी जो डायनेमिक रैम रहेगा वो हमारा छोटा रहेगा। ये हमारा क्या रहेगा, रैम
ये होता है हमारा DRM, डायमैग्नेटिक रैम, जो अभी करंट में सभी पीसीज के अंदर चल रहा है। और ये हमारा स्टैटिक रैम था जो हमारा पहला यूज़ हुआ करते थे। ओके, तो ये हमारे जो स्टैटिक रैम है, जो पहले चिप हमारी जो रैम ऐसा बन के आता था, अभी क्या रहता है एक में ही करीबन 6-6 7-7 हमने ऐसा डिज़ाइन कर रखा है रैम को। ओके, टाइप्स ऑफ रोम आगे आता है। टाइप्स ऑफ रोम के अंदर टाइप्स ऑफ रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी की कितने टाइप है, हमने 3 टाइप पढ़े हैं। सबसे पहले कहता है PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या रहती है, एक चिप रहती है जो हमको प्रोवाइड करवाते हैं, क्या कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर्स जो भी हैं हमको वो प्रोवाइड करवाते हैं। लाइक आपका जो CPU है वो PROM की तरह काम करता है। CPU जो आपकी चिप रहेगी वो। ओके, इट इज़ द नॉट पॉसिबल फॉर यूजर टू चेंज इज कंटेंट आप उसका चेंज नहीं कर सकते हो। ओके, जैसे लाइक CPU है, CPU की जो चिप है हम उसके अंदर कोई भी कंटेंट एडिट नहीं कर सकते उसका। ओके, तो वो हमारा PROM रहता है, प्रोग्रामेबल, जो एक मैन्युफैक्चर जो कंपनी है उसने प्रोग्राम कर दिया उसके अंदर, वो उसी प्रकार से रिएक्ट करेगी। आपको फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक बोला था कि वॉशिंग मशीन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, है ना। तो रीड ओनली मेमोरी का एक्चुअली बेसिक सा है क्या, रीड ओनली मेमोरी को इतना पता है कि मान लीजिए जो ऑपरेशन हमको करना है, अगर वो 2 दिन भी ना हो तो भी वो वहीं से स्टार्ट करता है जहाँ से उसने बंद किया है। आप मान लीजिए एक वॉशिंग मशीन लेके आते हो जो डिजिटल है, अभी जो करंट में आ रही हैं वॉशिंग मशीन्स, लाइक सैमसंग की, LG की, पैनासोनिक की, ऐसा जो मेन मार्केट के अंदर आ रहा है मशीन, है ना। तो उस वो आप परचेज करके लेके आते हो मान लीजिए, और आपने एक चक्कर मशीन में लगवा दिया कपड़ों का, दूसरा चक्कर वो लगाने वाली है और सडनली आपकी जो लाइट है वो चली जाती है मान लीजिए। और क्या करना है, जो आपकी वॉशिंग मशीन है वो क्या चलती है, एक बार क्लॉकवाइज चलती है, एक बार एंटी क्लॉक चलती है ना। उसका जो रोटेशन है, जो उसका व्हील है, एक बार क्लॉकवाइज चल रहा है, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। आप मान लीजिए इस बात को एक बार, है ना। तो मान लीजिए आपकी क्लॉकवाइज में सडनली लाइट चली गई थी, तो क्लॉकवाइज का राउंड पूरा हो चुका था, अब उसको एंटी क्लॉक चलना था, है ना। रीड ओनली मेमोरी क्या करेगी, आपकी लाइट चलेगी तो वो एंटी क्लॉक से ही घूमना स्टार्ट करेगी। जब भी नेक्स्ट टाइम कभी लाइट आती है तो भी, चाहे उसको 1 हफ्ता लग जाए, 1 साल लग जाए, चाहे एक पूरा सेंचुरी लग जाए उसको लाइट आने के अंदर, तो वो सबसे पहले जो लाइट मिलेगी उस मशीन को या उस चिप को, है ना, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, सबसे पहले एंटी क्लॉक ही घूमेगी, सबसे पहले क्या करेगी, एंटी क्लॉक घूमेगी। ओके, ये तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रहेगा ये, है ना। प्रोग्राम इज अ EROM विच इज़ द इरेजेबल। और इसको यूज़ क्या करेंगे हम, स्टोर प्रोग्राम विच इज़ परमानेंटली नीड टू अपडेटिंग। इसमें क्या रहता है, कोई भी जैसे प्रोग्राम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल, ओके, इरेज प्रोग्रामेबल, उसमें क्या रहेगा, मैंने कुछ गलत बता दिया था क्या आपको, फिर भी मैंने, चलो थोड़ा हो गया वो मिस्टेक तो आप यहाँ पे ठीक कर लेंगे। इसको इरेजर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही कहेंगे। ओके, मैंने कोई हो सकता है मैंने पीछे गलत बोल दिया हो, या हो सकता है मैंने सही बोला हो। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉनिकल इरेज प्रोग्रामेबल, ये मैंने सही बोला, बिल्कुल सही बोला, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें क्या रहता है, जैसे कोई भी अपडेटिंग हमने करना है, जैसे कोई भी हमें, जैसे अब विंडो को अपडेट करते हैं तो वो हमारा जो डेवलपर होते हैं बीच में, है ना, तो वो हमारा डेवलप कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपडेट कर लेते हैं अपना किसको, यूनिट को, एक जो CPU यूनिट को भी अपडेट कर लेते हैं, किसी भी जो PCs को अपडेट कर लेते हैं, तो वो इसके थ्रू हम अपडेट करते हैं EPROM के कारण। ओके, तीसरा होता है हमारा EEP, इलेक्ट्रिकल इरेजर प्रोग्रामेबल मेमोरी, जो रीड ओनली मेमोरी आगे रहेगी। ओके, तो ये क्या रहेगा, सिलेक्टिव को इरेजिंग करेगा। जैसे कोई भी डाटा है उसको सिलेक्टिव रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे, इरेज कर सकते हैं। ये क्या रहेगा, इट इज़ ऑल्सो हैज़ अ हाई कॉस्ट एंड लो रिलायबिलिटी। इसकी क्या है, कॉस्ट हाई, जो कॉस्ट है इसकी बहुत हाई है, और ये जो विश्वसनीयता है इसकी वो कम है। ओके, क्या रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, चार्ज जो है उसका सिग्नल्स के थ्रू रहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू परफॉर्म करता है ये, है ना। इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल होते हैं चिप्स के अंदर, EEP के अंदर जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल होता है, लाइक आप जैसे रेलवे में देख लीजिए, जैसे कोई गाड़ी क्रॉस करती है तो उस पर ग्रीन लाइट लगी रहती है जब क्रॉस हो जाती है तो, और कोई आने वाली रहती है तो उस पर रेड लाइट आ जाती है। तो ऐसा ही हमारा इलेक्ट्रिकल ये सिग्नल्स की तरह काम करेगा यहाँ पे। और दिस चिप इज़ मोस्टली प्रेफर्ड देन द EPROM। ये किससे प्रेफर्ड रहता है, EP के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रेफर्ड रहता है ये। ओके, तो आगे हमारा क्या रहता है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या रहेगा, अभी हमारे
5 मिनट का क्लास रहा है, बस अभी कर लेते हैं इसको फिनिश। ओके, तो सेकेंडरी मेमोरी क्या रहता है, एक मैग्नेटिक टाइप का स्टोरेज डिवाइस रहता है हमारा, जो सेकेंडरी में माना जाता है। और जो हमारा क्या रहेगा मैग्नेटिक, इसके अंदर हम क्या लेंगे, मैग्नेटिक डिस्क ले सकते हैं। ओके, और मैग्नेटिक टेप भी ले सकते हैं। जैसे हमारे पुराने ज़माने के क्या हुआ करते थे, टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, उसमें हम कोई भी रिकॉर्ड करते थे। उस चीज़ को मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वैसे बाकायदा इसकी फ़ोटो भी हम देखेंगे यहाँ पे, लाइक दिस। ऐसा आपने कैसेट देखा होगा कभी भी, तो ऐसा ये क्या है, मैग्नेटिक टेप की तरह है ये। और इसके ऊपर एक है ना, एक क्या रहेगा, एक परत रहता है किसकी, मैग्नेटिकल जो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं उनकी एक जो लेयर लगाई रहती है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा उसी से डाटा हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसकी फॉर्म में, बाइनरी की फॉर्म में। ओके, तो आगे हम देख लेते हैं ये। और इसमें क्या रहेगा, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल से बना रहता है। जो ये रील है हमारा, स्ट्रॉन्ग प्लास्टिक मटेरियल से बना रहेगा। दिस मटेरियल इज कोटेड बाय विद द लेयर ऑफ मैग्नेटिकल एक्टिव सब्सटेंस। ये तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मैग्नेटिक सब्सटेंस से ये कोटेड रहता है ना। और इसका क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, मीडियम के रिप्रेजेंटेटिव में बाइनरी ऑपरेशन को ऑपरेट करेगा। जैसे आपने विद्युत धारा का एक नियम पढ़ा होगा, वाम हस्त नियम, उसमें अंगूठा था हमारा और जो एक उंगलियों का था, तो उंगलियां हमारे मैग्नेटिक फील्ड को, मतलब चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती थी, और जो अंगूठा था हमारा विद्युत धारा को दर्शाता था। वैसा ही कॉन्सेप्चुअल यहाँ पे देखने को आपको मिल सकता है। ऐसी हमारी टेप हुआ करती थी जब उसको हम बाहर निकालते थे, और इस वाले मान लीजिए एक पे से हमको चढ़ाना होता था, एक से उतारना होता था, तभी तो हमारे गाने चलते थे उस टाइम के। आगे रहता ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी को सबसे पहले किसने, सोनी ने इंट्रोड्यूस करा था 1980 के अंदर, है ना। 1980 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया था। और इसमें जैसे राउंड डिस्क में चलता था, जैसे हमारे डीवीडी हो गया, ब्लू रे सीडी हो गया, है ना। ऐसे हमारे क्या थे, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस थे। सबसे पहले इसने सोनी ने और पीपल्स ने यहाँ पे बनाया था 1980 के अंदर। ओके, जिसमें हमारा क्या रहेगा, एक डाटा स्टोर हो पाता था। इसकी जो हाईएस्ट लिमिट थी वो क्या रहेगी, 4.47 GB अराउंड ऑफ इसके ही रहता है अप्रोक्सीमेट, है ना। तो आगे हमारा कहता है सॉलिड स्टेट मेमोरी होता है। इट इज़ द नोन एज अ मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड टू बैकअप स्टोरेज इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। ये क्या रहेगा, जिसमें हम हमारा बैकअप रखते हैं, लाइक पेन ड्राइव रहेगा, है ना। यहाँ पे पेन ड्राइव के अंदर अपने फ़ोटोज़ और गाने और जो भी ऐप हैं, सॉफ्टवेयर हैं, जो भी हम उनका बैकअप बना के रखते हैं, वो हम यहाँ से डायरेक्टली ले सकते हैं, बेसिकली ले सकते हैं। ओके, तो ये ऐसा हमारा देखने में हमारा SSD रहता है, जो लैपटॉप और पीसीज के अंदर लगा रहता है। और एक ऐसा भी हमारे पास हार्ड ड्राइव जो HHD रहता है, उसका हार्ड ड्राइव टाइप का भी ऐसा रहेगा, और SSD भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। सो थैंक यू लिसनिंग दिस लेक्चर एंड आप अच्छे से आपको समझ में आया है आई थिंक। और मैंने एक्सप्लेन भी काफ़ी ठीक से ही किया है, काफ़ी बढ़िया। मैंने पूरा अपना एफर्ट लगाया यहाँ पे। और सबसे जो मेन स्लाइड थी वो यही थी। इसको आपको जो डेफिनेशन थी आपको समझना था। मैग्नेट जो मेमोरी होती है वो बेसिकली 2 टाइप की होती है यहाँ पे, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर जैसे हमारे रोम आ जाते हैं, और सेकेंडरी के अंदर जो हमारा स्टोरेज डिवाइस होता है वो आ जाता है। और जो जैसे पेन ड्राइव हो गया वो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे, है ना। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा तो यही बेसिक बात थी। और उसके अंदर फिर हमारा जो कंपोनेंट, जैसे ये वाला होता है यूनिट 1 बिट बाइट किलो बाइट, है ना। तो ये हमारे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, गीगाबाइट टेराबाइट। तो इसी के अंदर सबसे हमारा जो महत्वपूर्ण था वो स्टोरेज को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं एक पीसी के अंदर, वो आज हमने देखा है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर एंड कीप सपोर्टिंग फॉर मी। ओके, तो आज की वीडियो यहीं पे हम